आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे भिन्नात्मक आक्सीकरण संख्या विरोधाभास। इसको अगर इंग्लिश में देखें तो बोलेंगे द पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। तो जैसा कि नाम से हमको पता चल रहा है कि आक्सीकरण संख्या में कुछ विरोध वाला आभास हो रहा है, तो भिन्नात्मक आक्सीकरण संख्या है, यानी आक्सीकरण संख्या में अंश और हर दो पाए जा रहे हैं, यानी भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में आक्सीकरण संख्या। तो ऐसा कैसे हो गया, इसका विरोधाभास। तो अब विरोधाभास क्यों है इसका? क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है तो किसी के पास इलेक्ट्रॉन जाता है तो ऋणात्मक आक्सीकरण संख्या होती है, और जहाँ से जाता है उसकी धनात्मक आक्सीकरण संख्या होती है। तो जाहिर सी बात है कि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक, या दो जाएगा तो दो, तीन जाएगा तो तीन, चार जाएगा तो चार, यानी पूर्णांक संख्या में होना चाहिए आक्सीकरण नंबर। लेकिन यहाँ भिन्न के रूप में है, तो ऐसा क्यों है? तो इस प्रकार से समझते हैं कि आखिर भिन्न के रूप में क्यों हो गई आक्सीकरण संख्या। तो देखिए, कह रहा है कि कभी कभी हमें कुछ ऐसे यौगिक भी मिलते हैं जिनमें किसी एक तत्व की आक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक होती है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड हमको मिल जाते हैं, यौगिक हमको मिल जाते हैं जिनमें से किसी एक तत्व की आक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक होती है। अब पहले हमें यौगिक और तत्व के बारे में समझ लेना है। तो यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं कि जैसे उदाहरण यहाँ पर बताया जा रहा है कि C3O2 है, जहाँ कार्बन की आक्सीकरण संख्या 4/3 है। तो अब किस प्रकार से 4/3 है आक्सीकरण संख्या, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कार्बन के 3 है तो 3, और कार्बन की निकाली जाना है तो X लिख लिए, प्लस ब्रैकेट में एक ऑक्सीजन की -2 होती है, 2 है तो -4 हो जाएगी, इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 4/3 होगा। तो 4/3 आक्सीकरण संख्या है कार्बन की। Br3O8 में देखते हैं तो कह रहा है जहाँ ब्रोमीन की आक्सीकरण संख्या 16/3 है। तो Br यानी ब्रोमीन की निकालना है, और 3 है तो 3, जिसकी निकालना है उसके साथ x लिखते हैं, -8 ऑक्सीजन है, 1 का -2 होता है तो 8 का -16 होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए, जब कोई ऊपर पावर नहीं होता तो 0 लिखते हैं, अगर माइनस में पावर होता तो माइनस लिखते, प्लस में पावर होता तो प्लस लिखते। तो इस प्रकार से अगर x निकाला जाए तो x इक्वल टू 16/3 आ जाएगा। अब तथा Na2S4O6 जहाँ सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 5/2 है, तो सल्फर की निकालें तो Na की +1 होती है। अब देखें Na की +1 कैसे होती है, जो पीरियाडिक टेबल में वर्ग होता है उसी के अनुरूप हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो सोडियम चूंकि पहले वर्ग में है इसलिए Na +1 होगा, क्षारीय धातु है। तो यहाँ पर देखिए 2x हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा, 2 है और 1 का Na का +1 होता है। यहाँ पर सल्फर 4 है तो 4 × x हो जाएगा, सल्फर का क्योंकि निकालना है, माइनस ऑक्सीजन के 6 है तो 12 हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 6 का -12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ 2 घटेगा तो 4x इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 बार कटेगा तो 5/2 हो जाएगा। तो 5/2 यहाँ पर लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि हमें यह ज्ञात है कि भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या स्वीकार्य नहीं है। क्यों नहीं स्वीकार्य है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सहभाजन या स्थानांतरण आंशिक नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रॉन अगर विभाजित हो या इसका स्थानांतरण हो तो ये आंशिक यानी पार्शियल नहीं होता, हमेशा पूर्ण होता है। और पूर्ण होगा तो पूर्णांक संख्या होना चाहिए, भिन्नात्मक संख्या
नहीं होना चाहिए। वास्तव में भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रेक्षित किए जा रहे तत्व की ऑक्सीकरण संख्याओं का औसत है तथा संरचना प्रचालों से ज्ञात होता है कि वो तत्व जिसकी भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था होती है अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। तो हमको क्या पता चला कि अगर हम किसी कंपाउंड या यौगिक की संरचना सूत्र बनाएं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर देखिए इस कार्बन की +2 है ऑक्सीकरण संख्या, इस कार्बन की +2 है, इसकी 0 है, यानी कुल मिलाकर के इसका औसत है 4/3। पूरे यौगिक में कार्बन का औसत ऑक्सीकरण संख्या 4/3 है, जो कि भिन्नात्मक है, ना कि एक किसी कार्बन तत्व की। तो ये बात निकल करके सामने आई। आप देखें तो जब हम यहाँ पर संरचना सूत्र बनाते हैं तो जब संरचना सूत्र यहाँ बन गया तो इस संरचना सूत्र में अब हम ऑक्सीकरण संख्या कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की -2 होती है, इसको न्यूट्रल करने के लिए कार्बन की +2 हो गई, इस ऑक्सीजन की -2 है, इसको न्यूट्रल करने के लिए कार्बन की +2 हो गई, और इस कार्बन की 0 रखना पड़ा है क्योंकि पूरा कंपाउंड हमारा न्यूट्रल है, उदासीन है, किसी प्रकार का इसमें आवेश या चार्ज नहीं है। अब संरचना कैसे बनाते हैं, तो संरचना हम बनाते समय ये देखते हैं कि कौन सा तत्व कितने बांड बनाएगा। तो ऑक्सीजन 6वें वर्ग का तत्व है और इसे अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं तो ये अपना ऑक्टेट यानी अष्टक कंप्लीट कर लेगा। अष्टक का मतलब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और किसी तत्व की बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है और किसी से क्रिया नहीं करता है, कुछ तत्वों को छोड़कर जिनमें एक ही कक्षा होती है, सेल होती है, जैसे हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से हमारा हीलियम, इसमें 2 है, हाइड्रोजन में 1 है, तो एक ही कक्षा है, तो ये 2 होने पर भी उदासीन है हीलियम। पहली कक्षा, अगर 1 से ज़्यादा है तो फिर 8। तो कहने का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो ऑक्सीजन उदासीन हो जाए, तो इसलिए 2 बांड ऑक्सीजन के बनते हैं। तो ऑक्सीजन के 2 बांड बन गए। कार्बन 4थे वर्ग में है तो 4 इसकी 4 बांड बना रहा है, तो एक कार्बन के 2 4 बांड हो गए, इस कार्बन के 2 4 हो गए, इस कार्बन के 2 4 हो गए, इस ऑक्सीजन के 2 हो गए, इस ऑक्सीजन के 2 हो गए। इसका मतलब हमारा जो संरचना सूत्र है वो सही है। अब यहाँ पर देखते हैं तो Br3O8 ट्राइब्रोमो ऑक्टोसाइड की संरचना के बारे में अब हमको समझना है। तो यहाँ पर देखिए इसकी संरचना बनाएंगे तो ब्रोमीन हमारा 7वें वर्ग का तत्व है, तो ब्रोमीन यहाँ पर 2 2 4 2 6 1 7 बना रहा है, अपना यहाँ पर 7 बांड बना रहा है। इसके बाद ये ब्रोमीन को देखिए 2 2 4 2 6 1 7 बांड बना रहा है। ऑक्सीजन को देखिए ये भी 2 बांड बना रहा है, ये भी 2 बांड, ये भी 2 बांड, ये भी 2 बांड, ये भी 2 बांड, ये तीनों 2 2 बांड बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो बीच वाला ब्रोमीन है तो ये ब्रोमीन 2 2 4 2 6 बांड बना रहा है, इसको 7 बनाना चाहिए। तो ये कुछ अपवाद टाइप है, तो कुछ ऐसे एक्सेप्शन मिलेंगे, तो इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्रोमीन के 6 बांड हैं जबकि ये 7वें वर्ग में है। अब इसको देखते हैं आगे, यहाँ पर टेट्राथायोनेट है S4O6-2। तो यहाँ पर देखिए सल्फर चूँकि ऑक्सीजन वाले वर्ग में है 6वें में, तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो 2 बांड भी शो करता है, या 6वें वर्ग में है तो 6 बांड भी शो कर सकता है। तो देखिए ये सल्फर हमारा 2 2 4 2 6 बांड शो कर रहा है, ये सल्फर हमारा 2 ही बांड शो कर रहा है, ये सल्फर 2 ही बांड शो कर रहा है, ये सल्फर 2 2 4 2 6 बांड शो कर रहा है। ये ऑक्सीजन देखिए 1 बांड शो कर रहा है जबकि 2 बनना चाहिए, तो एक निगेटिव चार्ज शो कर रहा है, तो 1 1 2 हो गए। यहाँ पर भी एक निगेटिव चार्ज शो कर रहा है, तो ये ब्रोमीन भी हो सकता है एक निगेटिव चार्ज शो करे, हालांकि ब्रोमीन नहीं शो करेगी क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो ऑक्सीजन ही निगेटिव शो कर सकता है, ब्रोमीन नहीं। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है तो बांड बनने में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम के पास ही इलेक्ट्रॉन रहता है, कम वाले के पास नहीं रहता है। अब इसको नीचे देखिए पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है प्रत्येक स्पीसीज के तारांकित परमाणु उसी तत्व के अन्य परमाणुओं से अलग ऑक्सीकरण संख्या अवस्था दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टार जहाँ लगा है, ये स्टार लगा है, तो इस कार्बन की 2-2 है तो इसकी 0 है, इस ब्रोमीन की 6-6 है तो इसकी 4 है, इस सल्फर की 5 है, इस सल्फर की 5 है, लेकिन इनकी 0-0 है। तो जितने बांड बनाए हैं उन बांडों के आधार पर इनकी ऑक्सीकरण संख्या भी है, इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। तो वही कह रहा है कि स्टार वालों की अलग है, जबकि उसी तत्व के दूसरे जो परमाणु हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था अलग है। इससे यह प्रतीत होता है कि C3O2 में 2 कार्बन परमाणु +2 ऑक्सीकरण अवस्था में तथा तीसरा 0 ऑक्सीकरण अवस्था में है और इनकी औसत ऑक्सीकरण संख्या 4/3 है। तो अब समझ में आया कि आखिर भिन्नात्मक क्यों है। वास्तव में किनारे वाले दोनों कार्बनों की ऑक्सीकरण संख्या +2 तथा बीच वाले कार्बन की 0 है, जैसा अभी हमने देखा। इसी प्रकार Br3O8 में किनारे वाले दोनों प्रत्येक ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या +6 है तथा बीच वाले ब्रोमीन परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है, जैसा हमने फिगर में देखा है। यहाँ पर देखिए ये +6 है, +6 ब्रोमीन की, +4 है बीच वाले की। तो यही बात हो रही है कि किनारे वालों की +6 है जबकि बीच वालों की +4 है। तो ये चीजें हमको समझते चलना है। अब आगे देखिए कह रहा है कि एक बार फिर औसत संख्या 16/3 वास्तविकता से दूर है। तब ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन वाले पूरे यौगिक में 16/3 आया था। तो वही कह रहा है कि ये खुद ही अब देखिए एक तरह से वास्तविकता से दूर हो गया परिणाम। इसी प्रकार से स्पीसीज S4O6 यानी टेट्राथायोनेट में -2 है, में किनारे वाले दोनों सल्फर +5 ऑक्सीकरण अवस्था तथा बीच वाले दोनों सल्फर परमाणु 0 दर्शाते हैं, जैसा हमने फिगर में देखा है। चारों सल्फर परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का औसत 5/2 होगा, जबकि वास्तव में प्रत्येक सल्फर परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः +5 तथा +5 है। तो यहाँ पर देखते हैं, हम लोग देख तो चुके ही हैं, +5 इस सल्फर की है, +5 इस सल्फर की है, जबकि बीच वाले दोनों सल्फर की 0-0 है। अब देखिए यहाँ पर भी समझ लीजिए कि क्यों ऐसा है। तो यहाँ पर देखिए -2 हो गया, ये -2 हो गया ऑक्सीजन की और एक ये माइनस, तो 2 2 4 1 5 है, माइनस के 5 तो प्लस का 5 होना पड़ा, माइनस के 5 तो प्लस का 5 होना पड़ा। अब बीच वालों को 0 होना पड़ा क्योंकि न्यूट्रल रखना है। इसी प्रकार से इसमें -2 तो प्लस माइनस के 6 तो प्लस के 6, इधर भी माइनस के 6 तो प्लस के 6, और यहाँ पर -2 तो माइनस के 4 तो प्लस का 4। तो इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसको समझने का आप लोग प्रयास करें। अब देखिए आगे देखते हैं, कह रहा है इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था को हमें सावधानी से लेना चाहिए तथा वास्तविक ऑक्सीकरण संख्या उसकी संरचना से ही प्रदर्शित होती है। तो अगर वास्तविक ऑक्सीकरण संख्या की बात करना है तो हमें उस कंपाउंड यानी यौगिक का स्ट्रक्चर यानी संरचना बनानी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त हम जब भी हमें किसी विशेष तत्व की भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दिखे तो हमें समझ लेना चाहिए कि यह केवल औसत ऑक्सीकरण अवस्था है, यानी फ्रैक्शन में अगर ऑक्सीडेशन नंबर है तो वो केवल एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। वास्तव में इस स्पीसीज विशेष में एक से अधिक पूर्णांक ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं जो केवल संरचना द्वारा दर्शाई जा सकती हैं। तो बहुत सारी ऐसे स्पीसीज हैं जैसे Fe3O4, Mn3O4, Pb3O4, कुछ अन्य ऐसे यौगिक हैं जो मिक्स ऑक्साइड हैं, जिनमें प्रत्येक धातु की भिन्नात्मक ऑक्सीकरण होती है। तो ये सब में प्रत्येक धातु है, जैसे Fe धातु है, Mn धातु है, Pb धातु है,
मैग्नीज और ये लोहा और ये लेड, तो इनमें सबकी ऑक्सीकरण अवस्था भिन्नात्मक है। O2 प्लस एवं O2 माइनस में भी भिन्नात्मक ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। यह क्रमशः प्लस हाफ तथा माइनस हाफ है। तो इसको भी निकाल के देख लेते हैं। तो O2 प्लस में O2 को निकालना है तो 2 इंटू एक्स इक्वल टू प्लस हाफ है तो प्लस 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू प्लस 1/2 हो जाएगा। तो O2 की प्लस हाफ हो गई। अब O2 माइनस की अगर देखा जाए तो 2x बराबर -1 हो जाएगा। तो x बराबर -1/2 हो जाएगा, यानी -हाफ है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या के बारे में पढ़ करके उसको समझा। अब आगे आ जाता है अपचय अभिक्रियाओं का संतुलन, यानी बैलेंसिंग ऑफ और रिडॉक्स रिएक्शन। तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन यानी जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है, उन अभिक्रियाओं को कैसे हम बैलेंस करेंगे इसके बारे में अब पढ़ेंगे। तो देखिए कह रहा है कि अपचय अभिक्रियाओं यानी रिडॉक्स रिएक्शन के संतुलन के लिए 2 विधियों का प्रयोग होता है। 2 मेथड है हमारे पास जिनके द्वारा अपचय अभिक्रियाओं को संतुलित किया जा सकता है। इनमें से एक विधि अपचायक की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन पर आधारित है। तो एक विधि क्या है कि एक विधि हमारी अपचायक की ऑक्सीकरण संख्या, ध्यान दीजिए, अपचायक यानी रिडक्टेंट, यानी जिसका खुद का ऑक्सीकरण हो और दूसरे को अपचयित करे, तो उसे अपचायक कहते हैं, यानी रिडक्टेंट कहते हैं। तो इसलिए एक विधि हो गई और दूसरी कह रहा है अपचय अभिक्रिया को 2 भागों में विभक्त करते हैं। दूसरी विधि में एक में ऑक्सीकरण तथा दूसरे में अपचयन होता है, यानी एक में ऑक्सीडेशन तो दूसरे में रिडक्शन। दोनों ही विधियों का प्रचलन है तथा व्यक्ति विशेष अपनी इच्छा अनुसार इनका उपयोग करता है। तो 2 मेथड हैं, दोनों एनसीईआरटी में दिए जा रहे हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उसका उपयोग करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी का कहना है। तो अब हम देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या है? अन्य अभिक्रियाओं की भांति ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के लिए भी क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा बनने वाले उत्पादों के सूत्र ज्ञात होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है उसमें जो पदार्थ क्रिया में भाग ले रहे हैं यानी अभिकर्मक और जो बन रहे हैं यानी उत्पाद, तो उनके सूत्र हमें यानी फार्मूले पता होना चाहिए। इन पदों द्वारा ऑक्सीकरण संख्या विधि को हम प्रदर्शित करेंगे। अब नीचे जो पद दिए गए हैं यानी स्टेप वाइज स्टेप हम चलते चले जाएंगे और अंत में ऑक्सीकरण संख्या मेथड द्वारा रिएक्शन को संतुलित कर लेंगे। तो पहले क्या करना है? तो पहला स्टेप है, देखिए कह रहा है सभी अभिकारकों तथा उत्पादों के सही सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सही फार्मूले लिख लेना है। अभिक्रिया के सभी तत्वों के परमाणुओं को लिखकर उन परमाणुओं को पहचानिए जिनकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हो रहा है। तो जो रिएक्शन है उस पर सारे परमाणुओं को पहले लिखना है। उन सारे आइटम्स में हमें उन परमाणुओं को पहचानना है जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। दूसरा काम ये करना है। तीसरा काम क्या करना है? देखिए अभी पढ़ते जा रहे हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से हमें समझ में आएंगी। तो देखिए कह रहा है कि प्रत्येक परमाणु तथा पूरे अणु या आयन की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि या ह्रास की गणना कीजिए। तो जो रिएक्शन लिखेंगे उसमें अणु आयन जो है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ यानी अभिकारक और उत्पाद की तरफ कितना चेंज हो रहा है वो हमको लिखना है। अब देखिए कह रहा है कि यदि इनमें समानता ना हो तो उपयुक्त संख्या से गुणा कीजिए ताकि ये समान हो जाए। अब दोनों तरफ देखना है कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर समान नहीं है तो गुणा करके, जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट की तरफ 10 है, प्रोडक्ट की तरफ 5 है, तो 5 में 2 का गुणा करके दोनों तरफ 10-10 बराबर करेंगे।
तो यही कह रहा है कि यदि इनमें समानता ना हो तो उपयुक्त संख्या से गुणा कीजिए ताकि ये समान हो जाए। यदि आपको लगे कि दो पदार्थ अपचयित हो रहे हैं तथा दूसरा कोई ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है या विलोमता हो रहा है तो समझिए कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो अगर हम रिएक्शन लिख रहे हैं और उसमें सिर्फ हमें ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण दिख रहा है या इसका उल्टा अपचयन दिख रहा है तो इसका मतलब कहीं हमने गड़बड़ किया है। एक का ऑक्सीकरण तो दूसरे का अपचयन होना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। अगर केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है या केवल अपचयन यानी रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब हम कहीं गलती कर रहे हैं। तो या तो अभिकारकों या उत्पादों के सूत्र में त्रुटि है, मतलब जो गलती कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, उनमें क्या हो, गलती कहाँ कहाँ हो सकती है। तो या तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो फार्मूले लिखे गए उनमें त्रुटि है या ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या ठीक प्रकार से निर्धारित नहीं की गई है। ये गलती हमसे हो सकती है। अब चौथे स्टेप में क्या करना है, यह भी निश्चित कर लें कि यदि अभिक्रिया जलीय माध्यम में हो रही है तो H+ या OH- आयन उपयुक्त स्थान पर जोड़िए ताकि अभिकारकों तथा उत्पादों का कुल आवेश बराबर हो। तो ध्यान देना है कि अगर जलीय माध्यम में यानी पानी द्वारा अभिक्रिया कराई जा रही है तो H+ या OH जोड़ करके, अगर अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया है तो H+ जोड़ना है, अगर क्षारीय माध्यम यानी बेसिक मीडियम में है तो OH- जोड़ना है। और इस प्रकार से H+ और OH- जोड़ करके हमें कुल आवेश बराबर करना है पूरी रिएक्शन में। तो H+ और OH- किस लिए जोड़ना है, आवेश को बराबर करने के लिए। अब आगे पांचवें स्टेप में क्या करना है, अभिकारकों या उत्पादकों में जल के अणु जोड़कर व्यंजक से दोनों ओर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एक समान बनाइए। तो चूंकि पानी में अभिक्रिया हो रही है तो पानी के अणु जोड़ करके अभिक्रिया में दोनों तरफ हमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को बराबर बनाना है। अब ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या की भी जांच कीजिए। जब पानी जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या की गणना करना है, देखना है दोनों तरफ समान है कि नहीं। और जब दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणु समान हो जाएं तब हमें एक बार ऑक्सीजन पे भी निगाह दौड़ाना है कि ऑक्सीजन के परमाणु दोनों तरफ बराबर हैं कि नहीं। अगर ऑक्सीजन के भी दोनों तरफ बराबर हैं तो हम मान लेंगे कि समीकरण संतुलित अपचय अभिक्रिया दर्शाता है। तो ये 5 स्टेप हैं। इन 5 स्टेप के आधार पर हम किसी भी अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। आइए अब हम उदाहरणों की सहायता से इन पदों को समझाएं। तब उदाहरण के द्वारा इन पदों को समझाया जा रहा है तो इनको आप लोग समझने का प्रयास करिए। तो उदाहरण 7.8 देखिए, कह रहा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 K2Cr2O7 की सोडियम सल्फाइड Na2SO3 से अम्लीय माध्यम में क्रोमियम आयन तथा सल्फेट आयन देने वाली नेट आयनिक अभिक्रिया लिखी। तो यहाँ पर देखिए K2Cr2O7 लिखा है और पोटेशियम डाइक्रोमेट में कोष्ठक में 6 लिखा है, यानी जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, कहने का मतलब ये है। और जो इससे क्रोमियम आयन बन रहा है इसकी 3rd लिखा है, मतलब इसका जो आवेश है वो 3 है, या इसी को ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अब देखिए, इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट की सोडियम सल्फाइड से रिएक्शन हो रही है, यानी K2Cr2O7 की Na2SO3 से। तो यहाँ पर देखिए K2 को हटा दिया है, Cr2O7-2 लिखा है, यानी 2 भागों में इसको तोड़ा है। जब 2 भागों में तोड़ेगा तो हमको 2K+ मिल जाएगा प्लस Cr2O7 का -2 मिल जाएगा। तो इधर भी 2 पॉजिटिव होगा, इधर भी 2 पॉजिटिव। तो ये लिया है। Na2SO3 को तोड़ेंगे तो 2 Na+ मिल जाएगा और SO3 -2 मिल जाएगा। इधर भी 2 पॉजिटिव, इधर 2 निगेटिव। तो यहाँ पर देखिए इसके निगेटिव की क्रिया कराई जा रही है। क्योंकि क्रोमियम और सल्फेट आयन दे रहा है तो जाहिर सी बात है हम उसी प्रकार से पॉजिटिव वाले को हटा करके निगेटिव की क्रिया करके क्रोमियम आयन और सल्फेट आयन बनाएंगे।
तो यहाँ पर देखिए Cr2 -2 एक्वस, चूँकि जलीय माध्यम में क्रिया कराना है, SO3 -2 एक्वस मतलब जलीय माध्यम। इससे Cr2 + 3 आयन बना कहाँ, पानी में, तो एक्वस लिखा है, प्लस SO4 -2 आयन बना, ये भी एक्वस यानी जलीय माध्यम में है। तो पहला स्टेप हमने कर लिया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, Cr और सल्फर की, क्रोमियम और सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या लिखना है। तो क्रोमियम की +6 यहाँ बता ही रहा है और सल्फर की +4 यहाँ हमने निकाल लिया। अब इसको देखें, यहाँ पर देखना है, दोनों तरफ तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर K2Cr2 7 है, तो 2 × K की 1 होती है, +2 × X हो जाएगा, -14 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल है। तो ये 2 से 14 गया, 12 हो गया, तो 2x = 12, तो x = +6। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +6। इसी प्रकार इससे निकालेंगे, तो 2 × यानी कि 1 होती है 1, सल्फर की निकालना है x, ऑक्सीजन की -2 होती है 3 है, तो -6 हो जाएगा बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा, ये 2 घटेगा तो +4, तो यहाँ पर देखिए +4 है। इसी प्रकार से क्रोमियम की +3 ये खुद ही बता रहा है, और यहाँ पर निकालेंगे तो ऑक्सीजन की, सल्फर की निकालेंगे तो x, जिसकी निकालना है उसे x मान लिया। ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 4 ऑक्सीजन है, तो -4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर -2 है तो -2 लिखेंगे। जो पावर हो उसको बराबर में लिखते हैं, अगर पावर नहीं है तो 0 लिखते हैं। यहाँ पावर नहीं था तो 0 लिखा है, तो x = हो जाएगा +6, तो +6 लिखा है। तो कुल मिला करके सब हमने क्रोमियम और सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या लिख ली। अब देखिए क्या करना है। अब कह रहा है कि यह इस बात का सूचक कि डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीकारक तथा सल्फाइड आयन अपचायक है। अब देखें यहाँ पर क्रोमियम की +6 से +3 हो रही है, यानी इसकी घट रही है। जब घटती है तो क्या बोलते हैं, अपचयन यानी रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, यानी ऑक्सीकृत करता है। तो जाहिर सी बात है कि ये खुद का रिडक्शन करा रहा है, दूसरे का ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकारक की तरह या ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। तो देखिए डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीकारक की तरह, तथा सल्फाइड में देखें +4 से +6 हो रही है, इसका मतलब बढ़ रही है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस खुद का ऑक्सीकरण कर रहा है, यानी खुद की बढ़ा रहा है, तो दूसरे की क्या करेगा, घटाएगा। अब घटाने को क्या बोलते हैं, अपचयन। इसका मतलब ये अपचायक यानी रिडक्टेंट की तरह काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग सारी बातों को समझेंगे। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है इसको भी देखते हैं। तो तीसरे स्टेप में देखिए कह रहा है कि ऑक्सीकरण संख्याओं की वृद्धि और ह्रास की गणना कीजिए तथा इन्हें एक समान बनाइए। तो यहाँ पर देखिए +3 की कमी हो रही है, +6 से +3, यहाँ पर +4 से +6 यानी +2 की वृद्धि हो रही है। तो पद 2 से हम देख सकते हैं कि क्रोमियम और सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन हुआ है। दूसरे स्टेप में देख लिया, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +6 से +3 में परिवर्तित हो रही है। अभिक्रिया में दाईं ओर क्रोम की ऑक्सीकरण संख्या में +3 की कमी आई है, इधर +6 है इधर +3, तो +3 कम हुआ कि नहीं। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +4 से +6 में परिवर्तित हो जाती है, तो +4 से +6 में परिवर्तित हो गए, यानी 2 की वृद्धि हुई है। तो वही कह रहा है कि दाईं ओर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या में +2 की वृद्धि हुई है। वृद्धि और ह्रास को एक समान बनाने के लिए दाईं ओर क्रोमियम आयन के सम्मुख संख्या 2 लिखिए और सल्फेट आयन के सम्मुख संख्या 3 लिखिए। तो जाहिर सी बात है कि अगर दोनों तरफ बराबर करना है तो इधर हमको संख्या 2 लिखना पड़ेगा, इधर संख्या 3 लिखना पड़ेगा। वृद्धि और ह्रास को बराबर बनाए रखने के लिए दाईं ओर क्रोमियम में के सम्मुख 2 लिखिए, तो 2 लिख दिया, 2 लिखिए। दाईं ओर क्रोमियम के सम्मुख 2 लिखिए और सल्फेट आयन के सम्मुख 3 लिखिए, इधर 3 लिखना, तीन लिखना, 3 लिखिए। तो 3 दूनी 6 -6 हो गया, और इधर
इसको देखते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सल्फर में +2 की वृद्धि हुई है, +2 की, तो यहाँ पर 2 लिखना है, और क्रोमियम में +3 की हानि हुई है तो यहाँ पर 3 लिखना है। तो वही कह रहा है कि अभिक्रिया में दाईं ओर क्रोम की ऑक्सीकरण संख्या में +3 की कमी आई है। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +4 से +6 में परिवर्तित हुई है, तो दाईं ओर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या में +2 की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि और ह्रास को एक समान बनाए रखने के लिए दाईं ओर क्रोमियम के सम्मुख 2 लिखिए, तो दाईं ओर 2 लिख देंगे, और सल्फेट आयन के सम्मुख संख्या 3 लिखिए, और जो सल्फेट आयन इसमें 3 लिखना है। तो जितने का ह्रास हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं। अब इसको आगे देखते हैं। लिखिए, और सल्फेट आयन के सम्मुख संख्या 3 लिखिए, यहाँ भी 3 लिख दिया। सल्फाइट आयन, सल्फेट और सल्फाइट, ये सल्फेट है या सल्फाइट है, ध्यान देना है। अब समीकरण के दोनों ओर परमाणु की संख्या संतुलित कीजिए। तो इस प्रकार हम संतुलित अगर करेंगे तो क्रोमियम में देखिए +6, तो ये 3 दूनी 6 +6, यहाँ पर 4 3 12। तो अभी देखिए हमको परमाणुओं की संख्या बराबर करना है, परमाणुओं की संख्या संतुलित कीजिए। तो क्रोमियम इधर 2 है तो क्रोमियम इधर भी 2 हो गए, इधर 2 का गुणा किया था इधर 3 का, तो इधर 2 का किया तो इधर भी क्रोमियम बराबर है। अब इधर सल्फर 3 हो गया, इधर 3 होना चाहिए तो 3 का इधर गुणा कर दिया। तो ये स्टेप हमको इस तरह समझना। अब चौथे में क्या है, क्योंकि यह अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में संपन्न हो रही है तथा दोनों ओर के आयनों का आवेश एक समान नहीं है, इसलिए बाईं ओर 8H+ जोड़िए। तो अम्लीय माध्यम में क्या था, H+ जोड़ते थे, क्षारीय माध्यम में OH-, तो अम्लीय माध्यम में इसलिए दाईं ओर बाईं ओर हमको 8H+ जोड़ना पड़ा इधर आवेश को बराबर करने के लिए। तो अगर 8H+ जोड़ दिया तो इधर देखिए 3 दूनी 6 2 8, और 8H+ हो गया तो -8 और +8 न्यूट्रल हो गया। इधर देखिए 3 दूनी 6 पॉजिटिव की और 3 दूनी 6 निगेटिव की, इधर भी बराबर हो गया। अब अंत में हाइड्रोजन अणुओं की संख्या की गणना कीजिए। संतुलित अपचय अभिक्रिया प्राप्त करने के लिए दाईं ओर उपयुक्त संख्या में जल के अणु यानी 4H2O को जोड़िए। तो इधर 8H+ है तो इधर 8 पानी के हाइड्रोजन ज़्यादा हो रहे हैं, तो इधर 4H2O जोड़ा गया। तो 4H2O का मतलब 4 दूनी 8H, इधर भी 8H है, तो दोनों तरफ H बराबर हो गए। तो इस प्रकार से हमको अभिक्रिया का समीकरण प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये चीज़ ध्यान देना है। अब देखिए उदाहरण 7.9 आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।